देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में 6 महीनों बाद चुनाव हैं। सूबे में सियासी हलचल तेज है और मुख्यमंत्री जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर, संत कबीर नगर और कुशीनगर का दौरा उन्होंने किया। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने बिना नाम लिए कहा कि 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। राशन नेपाल और बांग्लादेश चला जाता था। सीएम विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं और विपक्ष चुप्पी साध रखा है। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं या फिर विपक्ष कोई और रणनीति बना रहा है? क्योंकि हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि यूपी में चुनाव है तो विपक्ष कर क्या रहा है? सीएम की सियासी ललकार, विपक्ष आखिर लाचार क्यों है? यह बड़ा सवाल। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आखिर क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो यहां आपने मुख्यमंत्री को सुना। दरअसल अब जिस तरीके से रैलियां होने शुरू हुई हैं उसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर इस समय कोई और राजनीतिक दल की सरकार होती तो क्या वो मंदिर निर्माण करवाते। तो यानी कि अब केंद्र में एक बार फिर से मंदिर निर्माण को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं और विपक्षी खेमा इससे पहले तक हमलावर सरकार के ऊपर नजर भी आया था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब इसका काउंटर अटैक भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बताया गया कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है तो तभी सार्थक हुआ कि प्रदेश के अंदर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सरकार की कोशिशें हैं और बेहतर तरीके से काम इसमें किया जा रहा है, चाहे वो आप जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश हो या फिर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम करने की बात हो। प्रदेश के अंदर जितना परिवर्तन आया है उसके लिए जनता का सहयोग बहुत हद तक जरूरी है और इसमें आप जनता के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी चीजों को आप काम किया है। और ऐसे में सवाल लगातार जिस तरीके से रैलियों के जरिए, अलग अलग राजनीतिक मंचों के जरिए मौजूदा वक्त में सरकार के नेता मंत्री उठा रहे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठा है। विपक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसलिए बार बार यह सवाल किया जा रहा है कि सीएम की जो सियासी ललकार है, आखिर विपक्ष इस पर लाचार क्यों नजर आ रहा है? विपक्ष की चुप्पी के पीछे का राज क्या है? विपक्ष आखिर चुप क्यों बैठा हुआ है? और इसको लेकर के क्या उनके पास कोई जवाब नहीं? क्या जिस रास्ते पर या जो बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, जो बातें उनके द्वारा की गई हैं, उनका कोई काट विपक्षी खेमे के पास नहीं है? और योगी के दम से क्या विपक्ष पूरी तरीके से बेदम हो चुका है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं के विषय में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अपने आप में चरम पे है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे गरीबों का राशन, ये कह करके मुख्यमंत्री ने जब निशाना पिछली सरकारों के ऊपर साधा, राजनीतिक दल पर साधा, व्यक्ति विषयों पर निशाना साधा गया, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के विपक्षी खेमा भी चुप अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है? क्या कोई बड़ा ब्लास्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल मायनों में? क्या इसके पीछे के और राजनीतिक मायने हो सकते हैं? और अभी जो शांति विपक्षी खेमे के भीतर बनी हुई है, क्या यह माना जाए कि जो जिस रास्ते पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं या जिन बयानों को आधार बनाकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है? क्या उन बयानों का कोई भी जवाब विपक्ष के खेमे के पास नहीं है और इसीलिए लगातार चुप्पी साधे बैठा है विपक्ष? लेकिन 2022 का रण इतना आसान नहीं है और 2022 में जब विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से आहट हो चुकी है, तैयारियां हर राजनीतिक दल करना चाहता है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सभी केंद्र में हैं
और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सभी की कोशिश यही है कि अलग अलग जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जाकर के वो आशीर्वाद जरूर लें और जनता की जो भावनाएं हैं उनके साथ अपने राजनीतिक दल को, अपने आप को जोड़ करके जरूर रखें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको कुछ हद तक एज मिल सके, उनको ये समझ में आ सके, ये वो जनता तक बात पहुंचा सके कि अगर वो हैं तो जनता का समर्थन उनके साथ है। और इसीलिए बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो विपक्षी खेमे के ऊपर आप जातिगत राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं। ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि इससे पहले की सरकारों का जो काम रहा था उस कामों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी विशेष जाति को आगे बढ़ाया गया, विशेष धर्म को आगे बढ़ाया गया, बाकियों को पीछे किया गया। और इन्हीं सवालों को जरा आगे रखते हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अरविंद यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आकाश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में है। आकाश जी बहुत स्वागत है। एसपी से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में है। जैनेन्द्र जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से विधायक विजय राजभर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय राजभर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं, मौजूदा वक्त में जो जवाब दिया जा रहा है, विपक्षी खेमा लगातार सरकार के ऊपर हमलावर था, कई आरोप लगाए जा रहे थे, मंदिर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, चंदा इकट्ठा करने को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खास करके मुख्यमंत्री ने जब पूरी कमान संभाली है, जो अटैक किया है, काउंटर अटैक जो लगातार विपक्षी खेमे के द्वारा किया जा रहा था, उसका जो जवाब दिया है, क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? या आपको लगता है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, सभी धार्मिक स्थलों को आगे ले जाकर के उनमें विकास का काम करवाना, ये अब विपक्षी खेमे के पास कोई जवाब नहीं है इनका? विजय राजभर जी। विजय जी ठीक है, मैं जरा दोबारा से अपना सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि मौजूदा वक्त में सभी विपक्षी खेमा सवाल उठाता रहा, चंदा इकट्ठा किया गया राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उसके ऊपर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि इसमें जो लोग शामिल हैं वो सवालों के घेरे में हैं। मंदिर निर्माण को लेकर के सवाल एक बार फिर से उठाया गया। उन्होंने कहा कि मंशा ठीक नहीं है, लेकिन आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण करवाया तो हमारे राज्य में करवाया। मुख्यमंत्री ने आप राजनीतिक मंच पर आकर के ये बातें कही हैं। आपको क्या नजर आता है कि इसका आप जो बयान दिया गया, इसका तोड़ विपक्षी खेमे के पास नहीं है क्या? सबसे पहले मैं आप सभी का, अपने चैनल के माध्यम से जो लोग बैठे हैं, मैं सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं अपने मऊ जनपद की तरफ से, मैं सारी जनता की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो विपक्षी दल जो चंदा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे लोग, जितने लोग ये कह रहे हैं चंदा चंदा, हमारे पूरे देश की जनता ने राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और ये चंदा कोई मांगने नहीं गया था। हमने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जितने अनुसांगिक संगठन, सारे लोगों ने एक आह्वान किया था कि हम राम मंदिर निर्माण में सहयोगी के रूप में बनेंगे। और उसको लेकर के सारे लोगों ने कदम से कदम मिला करके बड़ी मात्रा में राम जी का घर बनाने के लिए, उनका मंदिर बनाने के लिए सारे लोग एकत्रित होकर के वहां अपना सहयोग दिए थे। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, कुछ इशू आ रहा है इसमें, जरा दुरुस्त कर लेते हैं उसको, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। हमारे साथ अरविंद यादव भी कार्यक्रम में बने हुए हैं। अरविंद यादव जी, मुख्यमंत्री की तरफ से मंच पर आकर के कहा गया कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हों, चाहे वो बीएसपी की थी, उस वक्त भी जिस तरीके से दलितों को आगे लाने के लिए कहा तो जाता रहा, लेकिन सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप है इनका कोई जवाब नहीं है? नहीं, जिस तरीके से बीएसपी ने किया उसी तरीके से आज जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी माननीय विधायक मऊ जनपद से आते हैं, शुभेंदु जी मैं बता दूं जी कि इनकी अभी क्षेत्र की जनता कुछ दिन पहले इनकी गाड़ी को रोक करके और धान के जो बीज होते हैं इनके गाड़ी के ऊपर फेंका गया कि माननीय विधायक जी आप बता दीजिए कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं, सड़क पे आज धान बोने की स्थिति है, ये कब सड़क बनेगी? तो विकास का आकलन माननीय विधायक जी ने तो स्वयं अपने क्षेत्र में जनता के माध्यम से कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों का हाल यही है, सड़क बनी नहीं। परिवहन विभाग के माननीय मंत्री जी ने कहा है कि
बड़ा खस्ता हाल है परिवहन विभाग में, तो स्वयं उन्होंने स्वीकार लिया है। और उत्तर प्रदेश में 4 सालों की सरकार में एक भी नई बस इन्होंने नहीं खरीदा, सड़कें बनी नहीं, हॉस्पिटल बने नहीं, पुल पुलिया बने नहीं, केवल गड्ढा मुक्त के नाम पे केवल सड़कों का जो चक्का लगाया जाता है वही इन्होंने किया, पैचिंग का कार्य। और जहां तक मैं बता दूं कि जिन लोगों ने विकास नहीं किया, आज वो मंच से घूम घूम के अब्बा जान कह के, हिंदू मुस्लिम करा करके, दलित हिंदू करा करके, इस तरीके की राजनीति और पोलराइजेशन करके वोट लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ होता तो मंत्री माननीय विधायक जी जो डिबेट में है, इनके गाड़ी के ऊपर इनके क्षेत्र की जनता धान की बीज न फेंकती कि ये सड़क कब बनेगा। अगर विकास हुआ होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से विकास की बखान करते। कोलकाता का ओवर ब्रिज की एड में छपवाई नहीं जाती न्यूज पेपरों में, फर्स्ट पेपर पे कि हमने ओवर ब्रिज बना दिया है, क्योंकि इन्होंने विकास। ठीक है विजय जी जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद यादव। राजनीति कौन करता है अभी आपको देखने को मिलेगा। इनके मुखिया और इनके समर्थित मुखिया यानी इनके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दो लोग भी हैं। हमने अरे आप लोग तो गाड़ी के सामने कूदते हैं, धान को भी फेंकने की बात आप कर रहे हैं, आप तो गाड़ी के सामने कूदते हैं। और वो सड़क जो आप बता रहे हैं जिनके लिए धान फेंका गया था, वो सड़क स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। हमने वहां कागज भी बताया था और जवाब भी उतर करके दिया था। और उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप सुन लीजिए। हमारे घोसी में रोडवेज बस अड्डा बनने जा रहा है, हमारे घोसी में ITI कॉलेज का है, हमारे घोसी में 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, ऑक्सीजन का प्लांट लग गया, RT-PCR जांच केंद्र हो गया। आइए तो घोसी घूम के जाइए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय विधायक जी बहुत घूमे अपने ये 4.5 साल के कार्यकाल में किया है। उतना हमको लगता है कि जितनी बार आप लोग की सरकारें रही, सपा बसपा व कांग्रेस की, आप जनता में आइए। जनता को इसमें 1 महीने में 2 बार का राशन, 2 महीने का राशन मिल रहा है। जनता खुशीपूर्वक काम कर रही है। आप तो सिर्फ किसानों का जो चिन्हित किसान थे माननीय विधायक जी, अगर विकास हुआ, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तमाम छोटे बड़े किसानों को, उनके लिए खाद के लिए, उनके पानी के लिए, उनके धान फसलों के हित के लिए उनको 2000 रुपए का जो उनको किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आवास, घर घर प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे आप। आइए डिबेट कर लीजिए। शौचालय की बात करिए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नारा हुआ करता था, लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री ने मिशन बना करके उन्होंने घर घर शौचालय पहुंचा दिया। हमें याद है कि जब हम सभी गाड़ी से निकलते थे और देखते थे अगर लाइट कहीं जलती थी, सड़कों के किनारे हमारी मातृशक्ति यानी हमारी माताएं बहनें मिलती थी। लेकिन आज किसी भी सड़क पे निकल जाइए और कहीं भी चले जाइए, लेकिन ये सारी जो विधियां थी, ये जो हमारी महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा था, जो सर के मारे, यानी कि विकास के काम भी किए गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जैनेंद्र अर्कवंशी, जैनेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है। आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट पाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर विजय राजभर जो कि विकास के कामों को गिनवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर विकास हुआ और उसी आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। जैनेंद्र। शुभेंदु भाई, ना मैं विजय जी की बात से सहमत हूं और ना मैं योगी जी की बात से सहमत हूं। मैं 2 चीजें बता देता हूं। मैं एक डेटा बता देता हूं कि आप ICMR की साइट पर जाइएगा और चेक करिएगा। 2017 में भी 4635 हॉस्पिटल थे यूपी में, चाहे वो प्राइमरी हॉस्पिटल हो, सब सेंटर हो या सब कम्युनिटी हॉस्पिटल हो। और 2021 में भी अप्रैल तक वो 4635 ही हॉस्पिटल हैं। ये सरकार के ही आंकड़े हैं, ये कहीं आसमान से उतर के नहीं आए। लेकिन जब नेता के रूप में योगी जी बोलते हैं या हमारे जो मऊ के विधायक जी हैं ये बोलते हैं, तो आप जिस विधायक से पूछ लीजिएगा, वो हर विधायक आपको यही कहेगा मैंने हॉस्पिटल बनवा दिया। मैंने उस हिसाब से तो 75 हॉस्पिटल तो 325 हॉस्पिटल तो वैसे ही बन जाने चाहिए थे। लेकिन धरातल पे बात कुछ और है। अब मुझे बताइए कि चुनावों में योगी जी, अभी जो आप क्लिपिंग चला रहे थे, उसी में योगी जी ने कौन सा विकास का काम गिनाया? वो तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, अब्बा जान पापा जान, यही सब कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी बताया कितने हॉस्पिटल बने हैं धरातल पर? एक भी नहीं बनाए।
उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो लोगों से घूम घूम के प्रचार करवा रहे थे और सोशल मीडिया और मीडिया में चलवा रहे थे कि यूपी में पेडियाट्रिक सेंटर इतने उच्च स्तर के बनाए गए हैं कि तीसरी लगेगी तो बच्चों का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी चल रहा है डेंगू का प्रकोप यूपी उत्तर प्रदेश पूर्व में, और वहां पे करीब 150 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। उसमें लगभग आधे से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये हॉस्पिटल कहाँ है योगी जी के, हमें तो नहीं दिखाई देते हैं। मैं कई दिनों से जरा इस पर जरा जल्दी से जवाब भी ले लेता हूं, फिर मैं उसके बाद वापस लौटूंगा सर आपके पास। विजय राजभर जी, जरा जवाब दीजिए। अस्पतालों को लेकर के बड़ा सवाल है। दूसरी लहर के दौरान हमने देखा भी कि ऑक्सीजन की कमी नजर आई, लेकिन अब तो सवाल ये उठने लगे हैं कि विधायक ये कहते हैं कि हमने अपने इलाकों के अंदर अस्पताल निर्मित करवाए हैं या बेड की संख्या बढ़ा दी है, तो कहां है? आप कहीं मत जाइए उत्तर प्रदेश में, आप हमारे पास हमारे घोसी विधानसभा में चले आइए। आपको 100 बेड का नवनिर्मित हॉस्पिटल और 30 बेड का जो पहले से बने उनको छोड़ दीजिए, जो बने हैं वो मिल जाएंगे आपको। हमारे यहाँ सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट हमारे मऊ जनपद में लगने वाला घोसी विधानसभा में आपको बता देता हूँ। और ये उलूल जुलूल बातें करके जो जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, जनता इन लोगों की बातों में आने वाली नहीं है। जनता आकर के हमारे जो नवनिर्मित हॉस्पिटल है वहां आकर के देख रही है। पहली बार वहां उसी में पहली बार ऑक्सीजन प्लांट लगा, आरटीपीसीआर की जांच हमारे यहाँ शुरू हो गई है। और छोटे छोटे बच्चों की जो आपने बात किया है, छोटे छोटे बच्चे आकर के देख लीजिए हमारी विधानसभा में, उनके लिए 100 बेड एकदम आरक्षित है हमारी विधानसभा में। अभी यह 4 विधानसभाएं उनकी छोड़ दीजिए हमारी विधानसभा में, तो ये झूठी बात ना करिए। आपको देखना है उत्तर प्रदेश की, छोड़ दीजिए हमारे घोसी विधानसभा में। मुझे बस इतना बता दीजिए, आप मिलेगा, आपको विद्यालय भी मिलेगा, आपको 24 सड़कें भी मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार लोग बैठे होंगे, ये बात दूर तक जानी चाहिए। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और हम लोग जो चौड़ी सड़कें होती थी वो फिल्मों में देखते थे, जब हीरो हीरोइन उन सड़कों पे अपनी पिक्चरें बनाया करते थे, गाना गाते थे, वहां देखते थे। लेकिन आज हमारे पिछड़े समुदाय के लोग, हमारे घोसी विधानसभा के लोग, चौड़ी सड़कें देखने को उनको मिल गई। ये हमारी ही सरकार में तो हुआ। अब ये लोग जो भी काम किया गया, ये लोग कहेंगे कि हमारी सरकार का था। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये बताइए कि आप गुंडागर्दी छोड़ के गए थे, आप माफिया छोड़ के गए थे, आप अपराधी छोड़ के गए थे। जरा ये क्यों नहीं कहते कि मुख्तार अंसारी हमने पैदा किया? आप अतीक अहमद को क्यों नहीं कहते हमने पैदा किया? जो अच्छा काम योगी जी करेंगे वो कहेंगे हमारा है, लेकिन जो सफाई कर रहे हैं, जो गुंडों की सफाई कर, वो आपका नहीं था। आप कहिए शाम से कि मुख्तार को मैंने पैदा किया। यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है? आप बताइए तो कि मुख्तार को हमने पैदा किया, अतीक को हमने पैदा किया। जब विकास की बात आती है तो आप विकास करते हैं। विकास की कड़ी वो नहीं है। आज हमारा व्यापारी चलिए ठीक है, मैं आकाश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वही पुलिस है जो बहन बेटियों को घर तक पहुंचा रही है, वही पुलिस है। ठीक है, मैं आकाश मिश्रा को भी जरा चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आकाश मिश्रा, ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकारें और मौजूदा वक्त की सरकार में बहुत कुछ अंतर है, और इसीलिए उस अंतर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो बता भी रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इन बातों पर कितना एतबार है? आपको भरोसा है? मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात रख दीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हवाबाजी वाली सरकार है, ऊपर से नीचे तक झूठों की सरकार है, सिर्फ प्रचार तंत्र पर इनकी सरकार बन रही है। और मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे, ज्यादा दूर मत जाइए। कल इनकी सरकार की कितनी किरकिरी हुई है। इन्होंने ऐड किया था इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने देखा था, जहां पर ये सड़कें दिखा रहे थे बंगाल, फैक्ट्री दिखा रहे थे अमेरिका की, और जितना भी विकास कार्य था उत्तर प्रदेश में वो विकास कार्य नहीं था। ये सबने देखा, ये आपको भी पता है। नंबर 1 झूठ। उसके बाद आप राम मंदिर से शुरू हुए थे, मैं उस पर आता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने, अभी इन्होंने कहा मांगा नहीं गया, इन्होंने घर घर जाकर गरीब से गरीब कार्यकर्ता को जबरदस्ती करके पैसा लिया, जबकि इन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने 1100 करोड़ का घोटाला पहले कर चुके हैं। उसके बाद चंदा लिया गया और उसके बाद उस पर भी घोटाला कर दिया। जब माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इसको पूरे तथ्यों के साथ बात को उठाया, उस पर ये लोग चुप्पी मार गए, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ अध्यक्ष बदल दिया गया और कहा गया कि भाई अब जो है
ये इससे हट जाएंगे, नहीं देखेंगे शांति से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद जल जीवन मिशन घोटाला हुआ 30,000 करोड़ का। महेंद्र सिंह सामने आए और बोले मैं संजय सिंह जी पर 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा उन्होंने अपना सहयोग दिया और मैं आपको मुझे बताना बोलने चाहता हूं कि आज दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे आप उसी की अपनी देन बात है, रखिएगा माननीय उसी की विधायक देन है जी, कि लेकिन मुझे समाजवादी बोलने बसपा दीजिए। और कांग्रेस के उसपे जितने भी लोग कुछ नहीं हैं, हुआ, आज ये राम लोग मंदिर चुपचाप जितना बैठ उनका गए, कार्यक्रम शुरू हो उसपे रहा भी है, कुछ नहीं हुआ। अयोध्या, तीसरा मैं आता यही हूं, लोग जो अयोध्या कोरोना के नाम काल से में घबराते सबने थे, देखा जेम लेकिन पोर्टल आज पे जो श्री रेट राम पड़े प्रभु थे श्री रामचंद्र ऑक्सीमीटर जी के, का आशीर्वाद सैनिटाइजर के, चाहिए। मैं उसमें आपको सबने बताना जनता से चाहता हूं कि पूरी आने वाली जो आने वाले 400, चुनाव 500 है, रुपए की उनमें चीज पूरी 2,500, उत्तर प्रदेश 3,000 की रुपए जनता, में एक बेची एक गई। जनता, अब आते हैं हम आप दूसरी बात यहाँ पर। तक अरे कि रुक हमारी जाइए, मुस्लिम अरे बहनें, रुक जाइए, मुस्लिम रुक जाइए, बहनें भी जल्दी वोट मत देने के लिए कीजिए। तैयार है। ये लोग क्या बात ये करेंगे? सिर्फ प्रचार आप तंत्र की आइए तो सरकार चुनाव है। में, चुनाव में बड़े जनता मियाँ आपका तो स्वागत बड़े करेगी। मियाँ, आइए छोटे मियाँ सुभान चुनाव में आ अल्लाह। जाइए। मोदी जी राम ने मंदिर अपने की मुंह बात से करते हैं कहा तो राम कि मंदिर, मैं यही राम बचपन मंदिर में का मैंने मुद्दा था चाय जिसको बेची, ये छूने से डरते 30 थे। साल ये 32 कहते साल थे मैंने कि राम भीख मंदिर मांगी, का मुद्दा मत मैं छुओ, पहाड़ों पे मत चला छुओगे तो गया। भूचाल आ ये जाएगा। बताइए, अरे मैं नाली आपको से गैस बताना की चाहता हूँ, ये टंकियां उत्तर उत्तराखंड प्रदेश में, है, यहाँ वो की संत जनता अब रविदास जी, जागरूक हो गई कबीरदास है। जी जो और वही उत्तर प्रदेश है को जहाँ आप लोग बैठा बार के बार ऐसा राम मंदिर करवा अयोध्या, देते हैं। राम मंदिर चलो, ये अयोध्या चलो, सरकार राम नहीं है, मंदिर चलो, अयोध्या चलो, ये लोकतंत्र राग लाप की रहे हैं। सरकार है। ये सारे तो दलों मेरा के लोग, मानना आप ये अभी है, देखे जनता होंगे, सब जान चुकी है, बसपा का वहां से जवाब कार्यक्रम देने हुआ, के लिए तैयार समाजवादी का कार्यक्रम हुआ, सरकारों के कांग्रेस काम के पर लोग वहां बार बार लोगों ने जा रहे अपना हैं। नाम अब तो बताकर ये टोपी शिलान्यास पहनना भी किया, भूल गए, कह अब दिया, ये और नमाज अदा उसके बाद करना भी अभी भूल चुनाव गए। आएगा। ये सारे ये सच लोग है। अब मंदिर मंदिर मंदिर, टहलना, मस्जिद, यही योगी जी गुरुद्वार, की गौ सरकार है। शमशान, एक बड़ा कब्रिस्तान, परिवर्तन है उत्तर प्रदेश सिवा में, इनका आपको कोई देखने एजेंडा को नहीं। मिल रहा होगा। मैं कोई कहाँ भी झूठ एजेंडा बोलूंगा, नहीं ये है। तो पूरी विधायक जी की मजबूरी में समझ पूरे सकता हूँ। जनता का ये विधायक जी कम से कम जनता अपने का साथियों जनता का का तो जो ध्यान विचार दीजिए। है, जनता एक जो विधायक पसंद कर रही है जिनके उसको बेटे को ऑक्सीजन न घबराने की मिलने के जरूरत नहीं कारण है। मौत हो जाती जल्दी है, ही चुनाव वो आपको विधायक मिलेगा बेचारे दर और दर पूर्ण भटकते हैं। विश्वास के साथ उसके आप लोग बाद रहिए। उनकी जब FIR तक तक नहीं उत्तर लिखी प्रदेश जाती। में योगी जी ये है, कह कुछ दीजिए ये महाराज गलत जी कह रहा है, हूँ मैं तब तक आपको दूसरे चैनल किसी पे की बैठ के सरकार कह आने रहा हूँ, वाली बताइए नहीं ये है। गलत है। और आप लोग इनके एक गुंडों की विधायक बदौलत, समाजवादी जो पार्टी में गुंडों की शामिल हो बदौलत गए, ये सपा उन्होंने बसपा पहले कांग्रेस भी के लोग विधायक जो जी भी सुनने को तैयार देख रहे हैं नहीं कि है। इनका ठीक है। भविष्य छुपा हुआ है माननीय गुंडों पे, विधायक जी का तो धैर्य अभी का घबराइए मत, सारे लोगों के पीछे बुलडोजर लगा हुआ है। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं जरा एक एक करके सवाल करता हूं, मैं जरा एक एक करके सवाल नहीं, करता नहीं, हूं। ठीक है, सुनिए, आकाश आकाश एक मिश्रा जी, मिनट। ठीक है, अभी होल्डिंग एक घोटाला मिनट सुन हाँ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा अरविंद यादव, ठीक है सर, आकाश आकाश जी, ठीक है, आपने अपना सवाल रखा था, उसका जवाब आपको मिला है। ठीक है, मैं जरा अरविंद यादव को भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं, उसके बाद में जनेंद्र आपके पास आता हूं। अरविंद यादव, मेरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री की तरफ से एक सवाल एक और उठाया गया, उसमें कहा गया कि पिछली सरकारों में किसानों को लेकर क्या कदम उठाए गए, ये सबके सामने है, और वो तुलना के आधार पर ये बता रहे हैं। जी नहीं, देखिए इन्होंने क्या कदम उठाया, माननीय विधायक जी की केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया। माननीय विधायक जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, आप जनता के बीच जाइए, देखिए आपका क्या हश्र होगा। माननीय विधायक जी, हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी लगातार जनता के बीच में हैं और उनका अच्छे से स्वागत हो रहा है। जरा सोचिए कि आपका स्वागत कैसे होता है, आपके माननीय मंत्री जी का स्वागत कैसे होता है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक लोगों की थाने में कैसे स्वागत होती है, पुलिस के बीच कैसे स्वागत होती है, ये सबने देखा है। माननीय विधायक जी सुनिए, धैर्य का संयम रखिए, संयम रखिए माननीय विधायक जी, सबको पता है जिस सड़कों की नहीं, दरअसल हुआ क्या है ना सर, दरअसल हुआ क्या है ना, किसानों को लेकर के सिर्फ आज तक सियासत ही होती आई है, किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत होती आई है, और इसी को लेकर के बड़ा सवाल भी है। जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं, नौजवानों को लाठी मारा जा रहा है, किसान धरने पर माननीय बैठा हुआ विधायक है, जी बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कितनी बसें खरीदी, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, देखिए आपकी सरकार ने कितनी बसें खरीदी। नहीं, अरविंद यादव जी, ठीक है, एक एक करके, मैं जनेंद्र आपके पास भी आता हूँ। जो बड़े किसान ठीक है, उनको आप लोन देते थे, लोन में ठीक है, अरविंद जी, ठीक है, अरविंद जी एक मिनट, किसानों को बड़े किसानों को सबको जिनकी जरूरत थी, उनको सम्मान निधि देने का काम किया है। स्थिति में आप मिल लोग जाती क्या है बात क्या? करेंगे? आप लोग सिर्फ सब्सिडी तो विजय राजभर जी, ठीक है, अरविंद यादव जी, मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर के किस सरकार ने कितना किया, जरा उसका आकलन तो बता दीजिए। अगर आप मौजूदा वक्त की सरकार से नाखुश है, आप कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं किया, तो आप ये बताइए ना कि इससे पहले की जो जितनी भी सरकारें थी उन्होंने क्या किया, अंतर आपको समझ में आता है कुछ? किसने दिया? नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई करने के लिए फ्री में जल किसने मुहैया कराया? बिजली फ्री किसने किया था?
जो आज ये वसूल विद्युत रहे की हैं विद्युत की बात उत्तर कर लीजिए, प्रदेश जो बिजली किसान विभाग किसान से जो ट्यूबवेल में पर्सनल लाइन को डीजल लेकर खरीद के के लाता मैं था, कहता हूं कि वो आज सब्सिडी के विद्युत रूप हमारे में गांव में किसानों को 18 का दी विद्युत मिल रही है, हम शहरों पे में 24 बीज घंटा और मिल उर्वरक रही है। किसने मुहैया फार्मर के कराई लिए थी, हम ये लोगों ने बात विश्वास करेंगे। दिला था जो कि किसान एक महीने इनको का दौड़ा रहा है, थे। जो आप नौजवान नहीं फोन इसको करिए, पीछे पीछे भाग रहा है कि माननीय विधायक जी रुक जाइए, आप चलिए ठीक है, बिहार की सड़क ठीक बना है। नहीं जनेंद्र पाए जनेंद्र और भोजपुर जनेंद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जनेंद्र अरबंशी जरा चर्चा में शामिल नहीं हुए। पाए, एक सड़क बना नहीं पाए। ठीक है, विजय राजभर विजय राजभर जी, ठीक है। अरविंद यादव जी, ठीक और है। देखिए जनेंद्र मैं अरबंशी, यहाँ पे बता दूं देखिए, शुभेंदु भाई इसमें कि हाँ हमारे जो मऊ से विधायक जी हैं, अगर वो यहीं पे किसी की बात नहीं सुन रहे तो ये अपने क्षेत्र की जनता की कैसे बात सुनते होंगे, आप तो समझ सकते हैं। कोई नहीं सुन ये रहा, अपनी आपको पता चल रहा है हम कैसे बात ठीक है, करते ये इनकी अपनी नहीं सुनी जाती शालीनता सरकार का में। परिचय नहीं दे रहे हैं, किसी की बात नहीं इनकी सुन बात रहे नहीं हैं। मेरा सवाल सर ये है, बोल- मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर के सिर्फ सियासत ही करनी है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आज की सरकार क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि उन्होंने पिछली सरकारों से बेहतर काम करके दिया है, तो जरा सवाल उठाइए ना, अगर नहीं किया तो। मुझे थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखना चाहूंगा। मैं आकाश, मैं वापस मैं आता हूं, आपसे भी मैं रख रिएक्शन। देता हूं जनेंद्र, पहले। शुभेंदु भाई, मैं दो चीजें बताता हूँ। पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान की जो एफआरपी होती है और एसएपी होती है, दोनों को मिला के भी इन्होंने केवल मतलब 4.5 साल लिए, और 2 साल पहले के शासनकाल, मैं पिछले 20 साल का बता रहा हूँ, जो 2000 की बात है, 1.5 साल 2 साल का, वो 6.5 साल में इनके भाजपा के शासनकाल में किसानों का जो एफआरपी है वो 20 रुपए बढ़ा है। बहन जी के शासनकाल में, 7 साल के शासनकाल में 110 रुपए के लगभग बढ़ा। ये बकाया भुगतान कितना था सर? मैं बकाया भुगतान कितने सालों का था? अरे आप पूरी कहानी सुन लीजिए। एफआरपी जो था वो एफआरपी सपा के शासनकाल में 90 रुपए बढ़ा, जो 6-7 साल का उनका रहा। अब जो आपने पूछा कि बकाया भुगतान, तो मैं बता दूं 2011 का बकाया का ब्याज की अभी तक बात नहीं हो पाई है कि 20% पे जो ब्याज बकाया का भुगतान तो हो चुका है, लेकिन उसका जो ब्याज बचा हुआ था उसका अभी तक भुगतान नहीं किया। 4.5 साल बीत गए योगी सरकार को। दूसरी चीज, पिछले नहीं, जो सपा सरकार में इतना पेंडिंग हो गया था, वो क्यों हुआ था फिर? अरे मैं आप सुन तो लीजिए, अभी तो पिछले साल का ही शुभेंदु भाई, अभी पिछले साल का जो बकाया है वही लगभग 6-7 हजार करोड़ है, और टोटल 4.5 साल का 10,700 करोड़ किसानों का बकाया है, गन्ना किसानों का। दूसरी बात, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। नहीं, आज की सरकार को देना चाहिए, आज की सरकार को देना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने पेंडिंग क्यों रखा? शुभेंदु भाई, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। इन्होंने किसने पेंडिंग रखा, नहीं रखा। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, मैं आप सभी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन यह है किसानों के लिए किस सरकार ने कितना किया, कौन राजनीतिक दल असल मायने में किसानों का हितैषी है, इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जनेंद्र ने एक सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने असल तो दिया लेकिन ब्याज क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि पिछली सरकारों ने ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्होंने इतना बकाया हो गया, इतना पेंडिंग हुआ? विजय राजभर, जरा जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गन्ना भुगतान को ये लोग कह रहे हैं, 311 करोड़ रुपए का हमारी सरकार ने भुगतान किया है, और वो सारा का सारा हम किसी को चेक बना के नहीं दिए, सारा का सारा जिनके अकाउंट में जाना था उनके अकाउंट में चला गया। अब इन लोगों को पीड़ा यही है कि जो ये बिचौलिए का खेल करते थे, इन लोगों के लोग किसानों से ले लेते थे, किसानों को भुगतान के नाम पे देना, इनको ऐसी जो पीड़ा यही है जा रहा है, बिचौलियों का खेल गया है, इससे इनकी पीड़ा है। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, इतनी बड़ी जो गन्ना भुगतान हुआ है, 1,22,311 करोड़ का इतना भुगतान कहीं नहीं हुआ। और आगे भी हमारी सरकार किसानों के साथ उनके हर एक, अरे आगे आपकी सरकार बनेगी, हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। आपको लगता है क्या कि आपकी सरकार बन रही है? माननीय विधायक जी, अरविंद जी, तो आपकी सरकार बन रही है? वोट मांगने हमारी अरविंद यादव जी, आपकी सरकार बन रही है? हमारी तो सरकार पता तो अभी चलेगा चल ना रही है। कि इसी किसकी प्रकार आप सरकार लोग बन रही है। 2014 में भी कहे थे, 2019 में भी गठबंधन करके चाचा भतीजा और सारे माननीय लोग मिल विधायक गए जी थे। अपने दिल पे हाथ रख के बता दे
कि जनता के बीच इनके डीएम और कप्तान साहब वोट मांगने जाएंगे? 2019 के चुनाव में आप सभी आ गए जाके थे, मांगेंगे लेकिन क्या? आप लोगों का क्या हल हुआ, जनता ने क्या जवाब दिया आप लोगों को मिला? लेकिन बार बार आप लोगों की तो आदत है बार बार बहस करेंगे। हमारी सरकार अभी चल रही है, जनता में जा रहे हैं, जनता में अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसानों को, हम मजदूरों को, हम गरीबों को, ठीक है, आकाश मिश्रा, ठीक है, अरविंद यादव, ठीक है, अरविंद यादव, ठीक है, माननीय विधायक जी, ठीक है ना सर। आप चुनावी जनसभाओं में आप भी तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं और बड़े भरोसे के साथ कहते हैं। आज भी इस मंच के जरिए कह दीजिए कि सरकार बनने जा रही है आपकी, फिर ठीक है, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आकाश मिश्रा, पलने वाले बच्चे से लेकर आकाश, उनके अंतिम संस्कार तक करने का हमारा जो सरकार ने प्रण लिया विजय राजभर जी, एकदम विजय जी, उस पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आकाश मिश्रा। विधायक जी, आम आदमी की आवाज न दबाइए, आप सरकार है। नहीं, आप आकाश जी बात रखिए। आपका निवेदन है भैया, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखना चाहता हूँ किसान बिल का। इन लोगों ने एक सेंटेंस गलत लिया है कि ये लोग कहते हैं काला क्या है, काला क्या है, कोई बताता नहीं काला क्या है। मैं किसान बिल के तीसरे पहले को आना चाहूंगा जो जनता भी को भी असर करेगा। आपको याद होगा पहले असीमित भंडारण पर एक कानून था कि कोई भी असीमित भंडारण नहीं करता। देखिए, मैं आपकी बात आप जो बहस सड़क पे आके करते हैं, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप सुन लीजिए पहले। सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आपको जब 4 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है, आप उसके आगे बहस करिए, लेकिन आप लोग काम सदन में होना था, वो सदन में न करके आप सड़कों पे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आपको मौका दिया, आप भी जानते हैं कि जो कानून खजाने हैं, जो कानून खराब है, अगर खराब है तो आपको सदन में मौका दिया गया था। हमारे कृषि कानून मंत्री जो दूसरी हमारे हमारे गृह मंत्री, सारे लोगों ने आपका आह्वान किया था विपक्ष को अगर कहना है तो आकर के संसद में कहे, जहां से उस कानून को सही किया जा सके। लेकिन आप सभी ने किसानों को सिर्फ लालचा बनाया। किसान योजना जो केंद्र सरकार, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। एक हमारे यहाँ कानून है, अब ये चाहते हैं कि बिचौलिए का खेल हमेशा चलता रहे। आप चाहते हैं कि किसान गरीब रहे, आप चाहते हैं कि देश का किसान बर्बाद रहे, आप चाहते हैं कि आपका जो देश का किसान है वो राजनीति के क्षेत्र में पीछे पीछे आप घूमते रहे। आप चाहते हैं कि रैलियों में आप किसानों को मुद्दा बनाए, इसलिए किसानों के बिल पे आप जाकर संसद में आप सभी ने बात नहीं किया। लेकिन विजय राजभर जी, विजय जी, आप उस बिल पे जाके विजय जी, ठीक है, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि किसानों के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत फायदा भी किया है, लेकिन किसान नाराज क्यों है? फिर किसान नाराज नहीं है। हमारे क्षेत्र में आइए, कहीं किसान नहीं, आइए दिखाइए। ये तो समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के वहाँ बैठे। नहीं, हम तो जाते हैं, हम जाते हैं और देखते भी हैं, और वही सच्चाई हम दिखाते भी हैं। किसानों के संगठन कई चल रहे हैं, लेकिन क्या राकेश टिकैत का ये किसान है? वही एक किसान है, वही चलाएंगे। समाजवादी किसान है, बसपा किसान है, वही बस किसान है। मैं कह रहा हूँ कि जो काम, जो बिल, जिस बिल पे चर्चा सदन में होनी है, उसको आप सड़क पे लेके आ रहे हैं। अगर आप कानून खराब है, कानून में कोई गड़बड़ी है, आप उसको लेके जाइए ना, सदन में चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि आपका कहना ये है कि जो विरोध कर रहे हैं, किसान के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो सिर्फ विपक्षी खेमा है। जनेंद्र को भी शामिल करो। जनेंद्र, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विपक्षी खेमा है, इनको विपक्ष को भी। मैं तो ये कहना चाहिए, हमारे ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको न्योता दिया था कि आप आइए सदन में बहस करिए। अगर कोई कानून ठीक है विजय, बिल्कुल ठीक है, उसमें अगर कहीं भी कोई ऐतराज है, अगर किसी भी क्लॉज में या किसी भी पॉइंट पर आकर के आपत्ति नजर आती है किसानों को, किसान संगठन नेताओं को, तो उस पर आकर के बैठ करके चर्चा भी हो सकती है। जनेंद्र जरा जल्दी से शामिल। शुभेंदु भाई, मैं 2 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले तो किसान सम्मान निधि, और जो मेरी पिछली बात रह गई थी, अभी मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जिक्र किया था, और अब मैं बताता हूँ गेहूं के किसानों का, जो इसी सीजन में जो आप पहले एक बात हमको बताइए, टेंडोरा पीटा, आप पहले एक बात हमको बता दीजिए कि जब सदन चल रहा था, जब इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर चल रहा था, उसमें किसानों की जब बात करनी थी, तो आप लोग सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रहे थे? आप लोग वहां बैठ करके अगर कोई किसी बिल में कोई खराबी थी तो आपको बताना था। जनता ने आपको इसीलिए चुन के भेजा कि आप वहां बताएंगे, लेकिन आप सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जरा किसानों के साथ मजाक क्यों बना? ठीक है विजय जी, इसका जवाब आपको दे दूं। आकाश जी एक मिनट, ठीक है विजय राजभर जी, ठीक है जनेंद्र, ठीक है, नहीं गलत बोलेंगे तो मैं थोड़े नहीं सुनूंगा, गलत ना बोलिए। नहीं ठीक है सर, एक एक करके। आकाश मिश्रा, ठीक है, आकाश मिश्रा मैं हूं ना, इसलिए यहाँ पर
करना मैं था, इसीलिए हूँ यहाँ वही पर। गलत है ना। उधर मैं होना इसीलिए था। हूँ। ठीक है विजय राजभर जी, 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 ठीक है, एक मिनट जरा सुन लेते इसका हैं। मतलब ये ठीक थोड़ी है आप सब जैनेंद्र, जवान जैनेंद्र अपना बंद पॉइंट करेंगे। रखिए। देखिए जैनेंद्र, शुभेंदु भाई, तो इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया कि गेहूं के हमने बम्पर खरीद की है, लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने जो कुल उपज इस साल हुई थी उसका केवल 15 से 17% इन्होंने गेहूं खरीद की है। दूसरी चीज इन्होंने एक किसान सम्मान निधि बताई थी। मैं बता दूं कि यूरिया की पिछले साल 2020 की जो कुल खपत होनी थी जिस पर सब्सिडी दी जानी थी 97,000 करोड़ लगभग सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने 53 या 54,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी, यानी 45,000 करोड़ लगभग 50,000 करोड़ यहाँ से बचा लिया। किसानों को कितना दिया किसान सम्मान निधि में? लगभग 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए एक साल का, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ आप मानिए। लेकिन यहाँ एक और चीज बता दूं कि ये केवल मैंने यूरिया की सब्सिडी बताई है, कैसे सब्सिडी कटौती की गई है वो भी मैं बताता हूँ। चाहे डीएपी हो, एनएपी हो, उनमें सब्सिडी कटौती की है। ये बोलते तो हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं कि 1200 रुपए, वो 2200 रुपए का है, हम 1200 में दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जरूरत है 100 रुपए की, तो ओवरऑल सब्सिडी का जो पैसा आएगा वो केवल 50 रुपए का आएगा। तो यहाँ पे ये धांधली हो रही है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि बिजली का गन्ना किसान का ही मैं बता देता हूँ कि 4 साल 5 साल पहले एक गन्ने के सीजन में बिजली का उनका जो पूरा बिल आता था वो 8 से 9,000 रुपए आता था। आज की तारीख में वो 27 से 32,000 के बीच में बिजली का बिल आ रहा है। आप बताइए वो किसान का, तो वो जो इन्होंने एफआरपी कितनी बढ़ाई, अभी प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहे थे 5 रुपए गन्ना पर बढ़ाई है। और अगर मैं अभी पेट्रोल डीजल पे भी आऊंगा, उन्होंने 5 रुपए एफआरपी बढ़ाई है, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक क्या जोड़ दिया है कि 10% से कम निकलेगा सीधा, तो केवल हम जो 290 की जगह 175 रुपए ही देंगे। यहाँ पे एक और चीज जानने की है कि अभी जो कुल लागत है खेती की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है पहले से, चाहे वो डीजल की वजह से हो, चाहे वो बीजों की वजह से हो, चाहे वो खाद की वजह से हो। ठीक है, जरा जवाब इस पर ले लेते हैं। विजय राजभर जी जरा जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि आपने किसान सम्मान निधि तो दी है, ठीक है, आपने कोशिश तो की है, लेकिन उसके अलग जो लागत है खेती की वो बढ़ती चली जा रही है, किसान करे क्या? देखिए इससे मैं सिर्फ एक बात बता दूं नहीं, बस एक सेकंड। हाँ, इन्होंने किसान आत्महत्या का डाटा, देखिए आप जवाब दे लीजिए तो कहेंगे कि बोलने नहीं दे रहा था, आप जवाब दे लीजिए। के आता है, कभी आता नहीं है। ठीक है, जरा जवाब सर। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मध्यम परिवार से आता हूँ और कृषि और मजदूरी दोनों से मिलाकर के हम लोग का जीविकोपार्जन होता है। यही वो उत्तर प्रदेश है जहाँ यूरिया के लिए किसान सुबह 4 में आके लाइन लगा लेता था, और यही वो उत्तर प्रदेश है जहां आज किसानों को कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, सहूलियत जाएगा और यूरिया लेके घर चला जाएगा। और आप कहीं देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी क्रय केंद्र पे यूरिया के लिए दाम भी बता दीजिए, वजन भी बता दीजिए माननीय विधायक। और ये क्या बात करेंगे, ये बार बार वही सब्सिडी। अगर किसान संतुष्ट नहीं होता तो आके सड़कों पे यूरिया के लिए भीड़ लगाता, सड़कों के लिए संघर्ष करता। लेकिन आज किसान एकदम अपने घरों में है, फैक्ट्री दिखाई जा रही है विकास के नाम पर। उसकी आय दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती चलती जा रही है। इस बात की इनको पीड़ा, क्यों इनके पीछे नहीं घूम रहा है, इस बात की इनको पीड़ा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया हूँ यूरिया के बारे में, जहाँ लाठियों से किसान पीटा जाता था यूरिया के लिए, आज किसान आराम से लेके चला जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता किसान क्या लेके जा रहा है। ये जवाब कौन चलवाया था जिसमें 5 किसान मरे? मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस बार किसानों के ऊपर हरियाणा में किसकी सरकार है? नहीं ठीक है, इसमें अरविंद यादव कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के और गुंडागर्दी जो इससे पहले होती थी, इन सभी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने मंच से किया। उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में और आज की सरकार में ये बड़ा अंतर है। जी नहीं, बिल्कुल अंतर है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि अंतर है। आकाश जी सुनिए थोड़ी समय, मैं एकदम स्पष्ट जानता हूं कि अंतर है। अंतर क्यों नहीं होगा? जब थाने में माननीय विधायक भी मार खाएंगे, जब थाने में ही सब कुछ होगा, थाने में अवैध असलहे बिकेंगे, थाने में अवैध हथियार बिकेंगे,
थानेदार ही वो जो रेप पीड़िता लड़की है उसके बाप की हत्या करेंगे, तो सब बदलाव विधायक की FIR अब नहीं कैसे लिखी गई। बदलना चाहिए। और सुनिए, माननीय विधायक जी जो बातें कर रहे हैं, माननीय विधायक जी नवनियुक्त विधायक 4 साल पहले हुए हैं, सदन में इनको अच्छे से पता है। माननीय विधायक जी दिल पे हाथ रख के बता दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय विधायक जी से कितनी बार राय मशवरा किया होगा, कितनी बार विकास पे चर्चा किया होगा, कितनी बार इनसे मुलाकात किया होगा। ये क्या है? जब एक माननीय विधायक मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य है से बात करते तो नहीं वो। इस क्षेत्र की जनता, विधायक जी से क्या इस क्षेत्र के लोग, देखिए जिससे बात इस करनी है वो क्षेत्र के करते हैं। अभी किसान, हमारे उस क्षेत्र समाजवादी के नौजवानों प्रगतिशील की क्या समाजवादी स्थिति पार्टी होगी? के जो भाई साथी बोल देखिए, रहे हैं, माननीय विधायक जी आपके के विचारों एक का बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब केशव इनके मौर्य जी ऊपर, की नेम प्लेट जब आज इनके देख ऊपर, जाती एक है। मिनट आकाश मिश्रा जी, जब माननीय ये सब विधायक कहने जी से के कुछ ऊपर नहीं होगा। अब लोगों जरा ने आंदोलन सर, किया, चुनाव में ये मुद्दा होगा क्या? तरीके से कहा, चुनाव में ये मैं मुद्दा इस होगा बात के लिए माननीय कि मुख्यमंत्री ने किस विधायक से कितनी बात की है? कि कम से कम आंदोलन कर रहे हैं साथियों से। अरविंद यादव जी, अरविंद यादव जी, अरविंद यादव जी, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, आप सरकार की कमियां बताएंगे ना, या आप ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने विधायक से कितनी बार बात की है, कितनी बार मुलाकात की है? नहीं, उस पे भी मैं जवाब दे देता हूँ। अरविंद यादव जी का मैं जवाब उस पे भी दे देता हूँ। ये सुनने के लिए तैयार, तो अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये कहेंगे कि आम जनता की बात है। आम जनता की जब बोले, देखिए हमारी सरकार जो कर रही है कानून व्यवस्था पे बात करते हैं, तो हमारी बात सुन लीजिए। कानून व्यवस्था पे जिन जिन गुंडों को आपने विधायक बनाया था, जिन जिन गुंडों को आपने जनता को मंदिर में पहुंचाया था, आप मुख्तार की बात करिए, आप अतीक की बात करिए, आप लोग पैसा देते थे उनको। और उन गुंडों को योगी जी ने कैसे टाइट किया है, कैसे जेलों में बैठा दिया है, इस प्रकार आप लोगों को पीड़ा हो रही है। आप उन्हीं को विधायक मानते हैं जो बाहुबली है, उन्हीं को विधायक मानते थे जो जनता में आकर के आप उन्हीं को विधायक मानते थे। अब हमारे यहाँ मऊ जनपद के विधायक है मुख्तार अंसारी, आप बात करिए। वो समाजवादी से भी विधायक रहे, वो आपकी बसपा से भी विधायक रहे, कांग्रेस का उन्होंने समर्थन भी लिया था, सारे दलों ने उनको फंसा देकर के आज इतने बड़े विकास के रूप में उनको स्थापित किया। लेकिन आज 35 सालों जयेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। की जनता उनको इंतजार कर रही है कि आप, ठीक है, आकाश मिश्रा, ये मौजूदा वक्त में सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। मैं यही सवाल मैं अरविंद यादव जी से जानना चाह रहा था कि पिछली सरकारों की तुलना जो मौजूदा वक्त की सरकार के साथ की जा रही है, जो अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप पहले के देखिए मुकाबले आज की सरकार में पूरी कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जा रही है, गुंडागर्दी हो, अपराधी तत्व हो, सब शांत है, कोई दंगा नहीं, आज तक कोई एक आरोप नहीं। आकाश मिश्रा, बुलंदशहर के घटना को दंगा को क्या कहेंगे? सहारनपुर में बलिया में जो हुआ उसको क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें मैं बोलना चाहता हूँ, वो मुझे बोलने दीजिएगा। विधायक जी, एक आम आदमी की आवाज ना दबाइए आप, मेरा निवेदन। पहली बात तो ये है कि दंगा करवाने वाली पार्टी सरकार में आ गई, तो अब दंगा कौन करवाए? नंबर 2, गुंडागर्दी। आपने देखा कि किस तरह ब्लॉक प्रमुखी में एक एसपी कह रहा है कि सर में कोई नहीं, अब दंगा की नहीं, मैं कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, उनके नेतृत्व में चल रहा है। और आप दंगा नहीं, आप नियत में बनाइए, आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। यही वो उत्तर प्रदेश है जहाँ माफियाओं का, जहाँ दंगे में लिप्त लोगों का स्वागत उत्तर प्रदेश पुलिस करती थी। लेकिन आज यही उत्तर प्रदेश है जहाँ का एक होमगार्ड, तो ये गुंडई है, शांत शौकत के यही का एक होमगार्ड जाता है बड़े से बड़े माफियाओं को घर से ताला पकड़ करके लेकर चला आता है। यही वो उत्तर प्रदेश है। आप कहेंगे दंगा पार्टी, हम सभी सारे लोगों को एक होने की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, सारे लोगों की बात करते हैं। तो आपको दंगा पार्टी लगती है? तो ये आवाज चला करके एक लोगों को देने वाले, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करने वाले, देखिए एक चीज तो है ना, एक चीज तो है इसमें, आप लोग बात करेंगे। जनता को चाहिए शांति, अमन, और कोई भी अगर व्यवसायी आता है प्रदेश के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, उसको चाहिए होता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, शांति से के साथ वो रह सके। जैनेंद्र अर्कवंशी, और यही तो तुलना करते हुए बता रहे हैं मुख्यमंत्री, वो मंच से ये कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। जैनेंद्र, विधायक जी सरकार की सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, तो इनको पूरा अधिकार है। नहीं, आप चिल्लाइए, आप मुख्तार के लिए चिल्लाइए, आप अतीक के लिए चिल्लाइए, आप सारे माफियाओं के लिए चिल्लाइए,
लेकिन आप चिल्लाइए नहीं, ठीक है। चिल्लाइए, लेकिन ये आपकी आवाज है। आप चाहते हैं कि मुख्तार को छोड़ दिया जाए, आप चाहते हैं कि अतीक छुट्टी गुंडई करें, आप चाहते हैं कि अपराधी सड़कों पे खुला घूमे, जेलों में बंद। ठीक है आकाश मिश्रा जी, व्यापारियों से वसूली हो जाए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाए। आप चाहते आकाश मिश्रा जी, आकाश जी और विजय जी, ठीक है, जैनेंद्र अर्कवंशी, ठीक है, आकाश मिश्रा, ठीक है, जैनेंद्र, पुलिस व्यवस्था की बात है तो आप अमेरिका की फैक्ट्री दिखा रहे हैं विकास के नाम पर। ठीक है सर, ठीक है आकाश मिश्रा, आप चाहते हैं कि अपराधी सड़कों पे घूमे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। आप चाहते हैं कि हमारे आकाश मिश्रा और विजय राजभर जी, ठीक है सर, ठीक है, जैनेंद्र। देखिए, जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, ये अच्छी है खराब है। एनसीआरबी का डाटा अगर सरकार सही मानती है तो मैं ये बताऊंगा लगभग 4000 से 5000 बलवे या जिसको दंगा कहते हैं हुए पिछले साल। और बेशक संख्या में कमी आई हो, लेकिन ये पूरे देश में संख्या में कमी आई है। उस हिसाब से अब भी बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पर है। और दूसरे या तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, बिहार पहले नंबर पर है, वो भी भाजपा शासित पे है, और महाराष्ट्र और ये है। अब दूसरी चीज मैं बता दूं कि एक एसपी साहब तो भगोड़े हैं। झांसी में पुलिस वाले ने ही व्यापारियों का अपहरण कर लिया। कहीं पे नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि पुलिस को कितनी छूट दी गई है कि वो खुद ही गुंडों का काम कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जो मतलब बलात्कार की पीड़ित है वो एफआईआर लिखवाने के लिए उसी का बलात्कार भी कर दे रही है पुलिस दोबारा से। मतलब गुंडई कम हुई है, गुंडे होंगे पता नहीं होंगे, लोग बताएंगे। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि पुलिस का चेहरा भी कैसा अमानवीय कर दिया। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं कह रहा हूँ, उसमें जो जिनके ऊपर बड़ा दायित्व है सरकार का, वो लोग इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है। आए दिन पुलिस की घटनाएं देखने में आती हैं। मैं एक चीज जोड़ दूं कि पूरे हिंदुस्तान का 45% पुलिस उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले होता था। आज की तारीख में पूरे भारत का 60% पुलिस उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत हो रहा है। तो आप पुलिस की व्यवस्था यहाँ से समझ सकते हैं कि जो क्राइम पहले पुलिस उत्पीड़न का था वो 45% पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में था, अब वो बढ़ के 60% हो गया है। अब रही बात आपने जो बोला व्यापारियों की, व्यापारी कानून व्यवस्था नहीं जी, व्यापारी बहुत सारी चीजें देख के अपनी कंपनी लगाने आता है। केवल कानून व्यवस्था नहीं, वो सरकार की भी इमेज देखता है। नहीं तो ऐसे ही फोर्ड नहीं चली गई, हार्ले डेविडसन नहीं चली गई, या बाकी कंपनियां 3 और ऑटोमोबाइल की कंपनियां नहीं चली गई हैं, फिएट नहीं चली गई है भारत से। इन्होंने कोरोना काल में एक चीज के जब लोग मर रहे थे उस समय अखबारों में और न्यूज चैनलों में ये चलवाई जा रही थी खबरें कि मोदी जी चीन की कमर तोड़ देंगे, 1000 कंपनियां ले आएंगे। 3 से कंपनियां तो गई। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, समय थोड़ा सा कम है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूँ। मैं जरा जल्दी से अरविंद यादव जी, आने वाले चुनाव के अंदर मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? किससे मुकाबला है और किसको चुनौती ज्यादा मान रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ब्यूरोक्रेसी से लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकला है, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री के बीच में जो खाइया पड़ चुकी है, ये सत्य है कि माननीय विधायकगण स्वयं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, क्योंकि माननीय विधायक, माननीय मंत्री लोग स्वयं पीड़ित और प्रताड़ित। चलिए, ये तो अपनी अपनी बातें हैं, ये आपके मन के विचार हैं। ठीक है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मंच से जो बयान दिए जा रहे हैं उसका कितना तोड़ विपक्षी खेमे के पास है, ये आने वाले चुनावों में साफ हो पाएगा। पेशकश में